राधे राधे भाई सभी को। स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के इस लेक्चर में। और इस लेक्चर में अपन जानेंगे राज्य सरकार के बारे में, है ना। जैसा कि आपको पता है कि अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लासें चल रही हैं, जिसमें अपन भारतीय संविधान के प्रमुख कौन कौन से आर्टिकल हैं ना, किस आर्टिकल में क्या क्या बात कही उनके बारे में पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, है ना। तो आज उसी में एक और अपना लेक्चर जुड़ेगा किसके, राज्य सरकार के बारे में। क्योंकि जो पिछला लेक्चर था जिसमें हमने भाग 5 संविधान का भाग 5 था उसको कंप्लीट कर चुके थे। आर्टिकल 151 जिसमें कैग की रिपोर्ट है ना, प्रतिवेदन के बारे में बताया था मैंने आपको, वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसके बाद आज का जो टॉपिक है किस पर रहेगा, राज्य सरकार के बारे में। क्योंकि इसके बाद जो अपना स्टार्ट है वो कौन सा है, राज्य सरकार के बारे में, है ना। यहाँ से राज्य सरकार का स्टार्ट होता है, तो ध्यान से समझते चलिएगा, है ना, किस किस आर्टिकल में क्या क्या बात कही गई है। तो देखो आर्टिकल अपन जो भाग 5 है वो कहाँ पर समाप्त हो जाता है, आर्टिकल 151 पर समाप्त हो जाता है ना। इसके बाद जो भाग 6 है वो स्टार्ट होता है और 152 से स्टार्ट होता है ना। तो अपन आर्टिकल 152 से स्टार्ट करते हैं। देखो आर्टिकल 152 किसके बारे में बताता है, राज्य की डेफिनेशन के बारे में बताता है, राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। किसके बारे में, राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है ना। अब देखो राज्य की परिभाषा क्या है, उससे पहले आपको दो तीन चीज़ें समझनी पड़ेंगी, है ना। देखो यदि आपसे पूछे भाई कोई कि राष्ट्र क्या होता है ना, नेशन क्या होता है, तो चार चीज़ें किसी भी क्षेत्र को राष्ट्र बनाती हैं। कौन कौन सी, नंबर पहली है एक निश्चित भूभाग होना चाहिए उसका, निश्चित भूभाग होना चाहिए उसका, है ना। नंबर 2 जनसंख्या होनी चाहिए वहाँ, है ना कुछ जनसंख्या होनी चाहिए। नंबर 3 सरकार होनी चाहिए वहाँ पर, है ना, सरकार होनी चाहिए। और नंबर 4 वहाँ संप्रभुता होनी चाहिए, है ना, संप्रभुता होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। तभी जाके अपन किसी क्षेत्र को राष्ट्र कह सकते हैं। अब देखो इन तीन का मतलब तो आपको पता है। संप्रभुता यानी कि किसी राष्ट्र के द्वारा उसके पास शक्ति है किस चीज़ की, कि वह खुद अपने निर्णय ले सके। वह चाहे कि यार मुझे इस देश के साथ संबंध बनाने, वह चाहे कि इस देश के साथ नहीं बनाने, तो ये उसके पास स्वतंत्रता है पूरी तरीके से ना। किसी भी दूसरे राष्ट्र का उसकी नीतियों में हस्तक्षेप नहीं है। तो अपन उसको क्या बोलते हैं, संप्रभुता बोलते हैं। तो भारत एक राष्ट्र है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, जिसमें निश्चित भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है बकायदा, और संप्रभुता है ना, संप्रभुता भी है। आज यदि हमारी जो भी पॉलिसी होती है वो हमारे हितों को ध्यान में रख के होती है ना, किसी भी विदेशी राष्ट्र से प्रभावित नहीं होती है। अब देखो ब्रिटिश काल में क्या था, निश्चित भूभाग भी था, जनसंख्या भी थी, सरकार भी थी। सरकार थी ना, ब्रिटिश सरकार कंट्रोल करके बैठी थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता यानी कि हम अपना निर्णय खुद ले ही नहीं सकते, अपनी खुद की नीतियाँ नहीं बना सकते, अंग्रेजों ने पूरे तरीके से कंट्रोल कर रखा था। तो हुआ क्या उस समय, फिर हुआ ये कि जो अपनी जो देश की पहचान थी वो दरअसल उजागर नहीं हुई। तो लोग इसको भारत के रूप में उस समय पहचानते नहीं थे, क्या, भारतीय उपमहाद्वीप, है ना। तो उस समय उसके क्या नाम से जानते थे, ब्रिटिश उपनिवेश के नाम से जानते थे, है ना। तो अब जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो तब हमें संप्रभुता मिली। तो इस प्रकार से जो भारत है वो एक राष्ट्र के रूप में निकल के आया, ठीक है। तो ये तो होता है राष्ट्र की डेफिनेशन, जो कि भारत एक राष्ट्र है, ठीक है। लेकिन राज्य की डेफिनेशनों में अब देखो आज के यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं अपन, तो हमारा भारत एक राष्ट्र है। लेकिन राज्य के बारे में बात करें यदि हम, जैसे बिहार है ना, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, इन राज्यों की बात करें तो क्या है, निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार भी है, बीजेपी कांग्रेस किसी ना किसी सरकार है। लेकिन संप्रभुता वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कम है। कम कैसे, अब ये ऐसा भी नहीं है कि पूर्ण रूप से संप्रभुता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ना संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था दोनों है। अब संघात्मक व्यवस्था मतलब क्या, मतलब कि ये जो हमारा देश है, एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेटों में भी गवर्नमेंट है ना, यानी संघ के रूप में बटी हुई है ना, यूनियन में बटी हुई है ना। अब ये हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया था, कनाडा से लिया था, क्योंकि कनाडा में इसी तरीके से संघात्मक व्यवस्था है। अब हमारे देश में देखो एक और चीज़ है जो अनुसूची 7 में है, विषयों का बंटवारा किया रखा है कि भाई जो केंद्र सरकार है वह संघ सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, राज्य सरकार राज्य जो सूची है उसमें कानून बना सकती है, एक समवर्ती सूची है जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है ना। ये तो हो गई संघात्मक व्यवस्था वाली। एकात्मक कैसे है, देखो हमारे यहाँ जो नागरिकता है वो एकात्मक है। नागरिकता कैसे है भाई, भारत की नागरिकता है ना हमारे दरअसल। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे राजस्थान के निवासी हो तो राजस्थान की नागरिकता, बिहार की नागरिकता, उत्तर प्रदेश की नागरिकता, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक नागरिकता है ना, भारत के नागरिक हैं हम, है ना। वो अपना बस केवल एक ही पॉइंट है। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, यदि आप हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, यानी कि वो भी एक एकात्मक व्यवस्था का परिचायक है ना, वो परिचय दे रहा है कि भाई एकात्मक व्यवस्था है। तो हमारा जो देश है संघात्मक व्यवस्था भी है यहाँ पर और एकात्मक व्यवस्था भी है, दोनों हैं। लेकिन यदि राज्यों की बात करते हैं तो थोड़ा संप्रभुता का कम है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई उत्तर प्रदेश जाके अमेरिका से संबंध बना रहा है,
है ना, उड़ीसा जाके जापान से संबंध बना रहा है, ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार ही है, वही उस पर कंट्रोल है। तो यानी कि पूरे तरीके से अधिकार तो नहीं दे रखे। ये चीज़ अपने कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। जो राज्य है और राष्ट्र है, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 153 के बारे में। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 153 के बारे में। आर्टिकल 153 किसके बारे में बताता है? राज्यपाल के पद के बारे में बताता है ना। देखो, दरअसल ये जो राज्यपाल का पद है, ये हमने कनाडा से लिया, गवर्नर का पद कनाडा से लिया है ना, क्योंकि जो स्टेट है उसमें जो सबसे बड़ा जो पद होता है किसका होता है? राज्यपाल का होता है। किसका होता है? राज्यपाल का होता है। तो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, है ना। अब ये जरूरी नहीं है, देखो एक राज्य में एक राज्यपाल होगा ये तो है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक ही राज्य में 2 राज्यपाल हों। लेकिन 2 स्टेटों के एक राज्यपाल हो सकता है, ये भी जरूरी है, ये हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है। अब बाई चांस पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं उनका देहावसान हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो हो सकता है जो उड़ीसा के गवर्नर हैं वो जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं उनकी भूमिका अदा कर सकता है। तो 2 स्टेटों के एक राज्यपाल हो सकता है, लेकिन एक स्टेट के 2 राज्यपाल नहीं हो सकते, है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जो राज्यपाल का पद है किस में दे रखा है? आर्टिकल 153 में दे रखा है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना अपने, कि भाई ये जो राज्यपाल वाला पद हमने कहाँ से लिया? कनाडा से लिया, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं आर्टिकल 154 के बारे में। कौन सा है? आर्टिकल 154, है ना। कौन सा है? आर्टिकल 154। तो ध्यान से समझते चलिएगा, है ना। कौन सा है? आर्टिकल 154। देखो, आर्टिकल 154 किसके बारे में बताता है? ये बताता है कि जो राज्यपाल है, क्या राज्यपाल है, ये कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा, है ना। औपचारिक प्रधान होगा। अब कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा, इसका मतलब इट मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी काम होंगे ना राष्ट्र में, जो राज्य में जो भी काम होंगे वो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही होंगे। जैसे जस्ट लाइक दैट सेंटर में होता है ना, सेंटर में जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है ना। उसी प्रकार से स्टेट में होता है, जो यहाँ का औपचारिक जो प्रधान होता है वो तो राज्यपाल होता है, लेकिन जो वास्तविक जो प्रधान होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। किस में बात कही गई है? आर्टिकल 154 में बात कही गई है। उसके बाद कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 155। इस आर्टिकल में किसके बारे में बात की गई? निर्वाचन के बारे में बात की गई। किसके बारे में? निर्वाचन के बारे में बात की गई है। तो देखो, निर्वाचन, जो राज्यपाल का निर्वाचन है ना, जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। जो प्रधानमंत्री है वो नाम देता है ना, प्रधानमंत्री की सलाह पर जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल का नियुक्त करता है कि भाई इस स्टेट में ये राज्यपाल होना चाहिए, या जो ना वो एक तरीके से राष्ट्रपति नियुक्त करता है ना। तो निर्वाचन के बारे में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद कौन सा है? आर्टिकल 156, है ना। आर्टिकल 156 किसके बारे में बात करता है? कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? कार्यकाल के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? कार्यकाल के बारे में। किसके बारे में बात करता है? कार्यकाल के बारे में बात करता है। क्या बात करता है? कि जो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है कितने साल का होता है? 5 साल का होता है ना, 5 साल का होता है। वैसे तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या? मतलब कि राष्ट्रपति चाहे तब इसको हटा सकता है, राष्ट्रपति तब चाहे है ना जब इसको ट्रांसफर भी कर सकता है ना। तो ये पूरा जो कंट्रोल होता है किसके हाथ में होता है? राष्ट्रपति। दरअसल एक चीज़ समझने की, देखो जो राज्यपाल होता है वो दरअसल केंद्र का ही एक एजेंट होता है, जो राज्यों में भेजा हुआ होता है। अब उस स्टेट में क्या गतिविधि चल रही है, उस स्टेट में क्या कंडीशन है, इस चीज़ की जानकारी जो राज्यपाल होता है वो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो एक तरीके से केंद्र सरकार का ही एजेंट होता है कौन? राज्यपाल, है ना। तो ये मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति चाहे, और राष्ट्रपति के पीछे पूरे तरीके से किसका हाथ होता है? प्रधानमंत्री का होता है, ठीक है। आर्टिकल 157, जो आर्टिकल 157 है किसके बारे में बात करता है? योग्यताओं के बारे में बात करता है ना। योग्यताओं के बारे में बात करता है कि भाई जो राज्यपाल है क्या योग्यता होनी चाहिए? भाई एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर दूसरी बात क्या, कि भाई उसकी जो आयु है वो 35 प्लस होनी चाहिए ना, 35 से ज़्यादा उसकी आयु होनी चाहिए, तभी वो राज्यपाल बन सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आर्टिकल सीक्वेंस वाइज याद रखने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं किसके? आर्टिकल 158, है ना। किसके बारे में? आर्टिकल 158। दरअसल आर्टिकल जो 158 है उसमें शर्तों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? शर्तों के बारे में, कि जो राज्यपाल का पद है उसकी क्या शर्तें होंगी। देखो, राज्यपाल का जो पद है उसकी शर्तें हैं कि भाई एक तो ये पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं से पैसे लेके भाग आया हो, पागल नहीं होना चाहिए, है ना। नंबर दूसरी बात, जिस स्टेट में इसको चुना जा रहा है ना, मतलब
उस गृह राज्य नहीं होना चाहिए उसका। मतलब कि जैसे कि आज यदि राजस्थान का कोई बंदा है और उसको अपन राज्यपाल बना रहे हैं, तो वो राजस्थान का राज्यपाल तो कभी बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? इसके पीछे लॉजिक है। दरअसल देखो, जो राज्यपाल होते हैं अधिकतर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होते हैं, राजनीति का कुछ इनका इतिहास रहा होता है, राजनीति इनका एक्सपीरियंस होता है ना। अब होगा क्या कि यदि राजस्थान के ही बंदे को राजस्थान का ही तुम राज्यपाल नियुक्त कर दोगे, तो वो दरअसल एज ए राज्यपाल काम कर ही नहीं पाएगा। उसकी जो लोकल पॉलिटिक्स है ना, उसी में उलझा रहेगा वो, है ना। जो राजनीति है वही करेगा। अब राजनीति से दूर रहे, इसलिए उसे जो गृह राज्य है वो तो उसी से दूर ही रखा जाता है ना, कि गृह राज्य में तो इसकी नियुक्ति करनी नहीं है। तो ये तो अपने संविधान में भी लिखा है कि यार जिस स्टेट का है वो, उस स्टेट में तो राज्यपाल बनाना ही नहीं है उसको, है ना। तो ये किस में बात कही गई है? आर्टिकल 158 में बात कही गई। ये शर्तें हैं कुछ उसकी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। उसके बाद आर्टिकल 159, आर्टिकल 159 किसके बारे में? शपथ के बारे में बात करता है। किसके बारे में? शपथ। अच्छा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो इसको शपथ दिलाता है। अब देखो, जस्ट लाइक जैसे कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। उसी प्रकार जो राज्यपाल होता है उसको कौन शपथ दिलाता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। और जो शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, किस में बात कही गई है? आर्टिकल 159 में बात कही गई। ठीक है, इसके बाद देखो महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है कौन सा? आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 दरअसल इसकी क्षमादान शक्तियों के बारे में है ना, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ। राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों की बात करें तो देखो, एक तो फांसी की सज़ा और एक सेना की सज़ा, है ना। इन दोनों में परिवर्तन नहीं कर सकता। सेना की सज़ा, इन दोनों सज़ाओं को छोड़कर बाकी जितनी भी सज़ाएं हैं, जैसे कि कोई आजीवन कारावास की सज़ा है तो उसको कम कर सकता है, कोई 10 साल की सज़ा है उसको 5 साल की कर सकता है, कोई कठोर सज़ा है उसको नॉर्मल कर सकता है। तो इस तरीके से कर सकता है। लेकिन फांसी की सज़ा को और सेना की सज़ा में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। कौन? राज्यपाल। तो यानी स्वाभाविक सी बात है, राष्ट्रपति से क्षमादान के मामले में राज्यपाल को कम शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, किस आर्टिकल में बात कही गई क्षमादान? आर्टिकल 161। आर्टिकल 162 में क्या बात कही गई कि जो राज्यपाल है ये कार्यपालिका का विस्तार कर सकता है। क्या कहिए? राज्यपाल है ये कार्यपालिका का विस्तार कर सकता है। क्या कहा है? राज्यपाल वो कार्यपालिका का विस्तार कर सकता है ना, उसको बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। आर्टिकल 158, 59 है ना। देखो आर्टिकल 160 है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। दरअसल इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो राज्यपाल है, यदि किसी कारणवश से राज्य में ऐसी स्थिति बन जाती है तो वहाँ पूरी तरीके से जो कंट्रोल है वो राज्यपाल के हाथों में सौंप दिया जाएगा। ये आर्टिकल 160 में है। आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है और आर्टिकल 162 में राज्यपाल है वो कार्यपालिका का विस्तार कर सकता है। ठीक है, अब आर्टिकल 163 उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। देखो आर्टिकल जो 163 है, आर्टिकल 163, आर्टिकल 163 किसके बारे में बात करता है? ये कहता है कि जो राज्यपाल है उस राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। और इस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा, है ना। और इसी प्रकार से जो अपना जब अपन सेंटर की बात करते हैं तो उसमें आर्टिकल 74 दे रखा है, वो भी इसी तरीके से है कि भाई जो वहाँ पर राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पीछे एक उसको सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और उसका मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होगा। देखो आप कंपैरिजन करके समझोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, है ना। आपको फिर ज़्यादा और एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। और यदि आप इसको कंपेरिजन करके हो तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। अब एक चीज़ जो आपको याद क्या रखनी है कि जो आर्टिकल 163 है उसमें जो राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 किसके बारे में बात करता है? ये कहता है कि जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद कैसे बनेगी इसके बारे में, है ना। मंत्री परिषद कैसे बनेगी, कैसे निर्माण होगा कि जो मुख्यमंत्री है, जो सीएम है, ये नाम देगा किसको? राज्यपाल को। और राज्यपाल उसके बाद नियुक्ति करेगा, है ना। राज्यपाल उसके बाद जो मंत्रियों की नियुक्ति करेगा कि भाई ये रेल मंत्री होगा, ये वित्त मंत्री होगा, ये गृह मंत्री होगा ना। इस तरीके से जो राज्यपाल है वो नियुक्ति करता है। नाम कौन देता है? सीएम देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मंत्रिपरिषद का निर्माण होगा। ये किस में बात कही गई? आर्टिकल 164 में, है ना। अब आर्टिकल 168, आर्टिकल 168 किसके बारे में बात करता है? विधानमंडल के बारे में बात करता है। किसके बारे में? विधानमंडल के बारे में बात करता है। किसके बारे में? विधानमंडल के बारे में बात करता है। विधानमंडल दो प्रकार का होता है। एक तो होती है विधानसभा, कौन सी होती है? विधानसभा। और एक होती है विधान परिषद। क्या होती है? विधान परिषद। क्या होती है? विधान परिषद। क्या होती है? विधान परिषद।
तो दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। जस्ट लाइक दैट, जैसे सेंटर में संसद होती है, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसी प्रकार से स्टेट में विधानमंडल होती है, विधानमंडल में एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं और इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं ना। तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। आर्टिकल 168 में विधानमंडल बता रखा है, ठीक है। अब आर्टिकल 169 है ना, 169 किसके बारे में बात करता है, ये विधान परिषद का किस तरीके से सृजन होगा, विधान परिषद का निर्माण किस तरीके से होगा उसके बारे में है। कौन सा है आर्टिकल 169 किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है विधान परिषद के सृजन के बारे में ना, कि विधान परिषद में जो मेंबर होंगे किस तरीके से चुन के आएंगे। दरअसल जो विधान परिषद है ना, जस्ट लाइक दैट जो सेंटर में राज्यसभा होती है उसी तरीके से होती है ना। अब इसमें किस तरीके से जो मेंबर है वो चुने जाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान देने योग्य है। देखो इसमें 1/3 सदस्य हैं वो तो विधानसभा के जो सदस्य हैं ना उन्हीं के द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा के जो सदस्य हैं उन्हीं के द्वारा चुने जाते हैं 1/3 सदस्य। फिर इसमें से 1/3 सदस्य हैं वो स्थानीय निकाय बोले तो नगर निगम, नगर पालिका है ना, नगर परिषद, इनके द्वारा चुने जाते हैं 1/3 सदस्य। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद 1/12 सदस्य हैं वो जो स्टेट में जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो अध्यापक हैं, जो टीचर हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। कितने, 1/12 सदस्य। और 1/12 सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं, ये उन विद्यार्थियों के द्वारा चुने जाते हैं, ऐसे विद्यार्थी जो ग्रेजुएट हो चुके हैं और ग्रेजुएट हुए ने 3 साल हो गए, 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं ना, तो ऐसे विद्यार्थियों के द्वारा 1/12 सदस्य चुने जाते हैं। तो इस तरीके से जो विधान परिषद है उसके जो सदस्य हैं उनका चुनाव होता है। देखो इसको यदि मैं और इजी करूँ है ना, क्योंकि ये तो फ्रिक्शन में दे रखा है। देखो इसको यदि और मैं करूँ तो जैसे मान लेते हैं किसी विधान परिषद में 12 सदस्य हैं ना, तो 12 सदस्यों में से 3 सदस्य हैं वो विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा चुने जाएंगे, है ना। 3 नहीं 4 सदस्य है ना, क्योंकि 12 का यदि 1/3 निकालेंगे तो 4 ही आया ना, है ना। उसी प्रकार से स्थानीय निकायों के द्वारा 4 सदस्य चुने जाएंगे, है ना। और जो राज्यपाल जो मनोनीत करेगा, कितने सदस्य, 2 सदस्य मनोनीत करेगा, है ना। जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो टीचर हैं वहाँ के, वो 1 सदस्य चुनेंगे, और जो स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिनको 3 साल हो चुकी हैं, वो 1 सदस्य चुनेंगे। तो इस तरीके से 12 हो गए, है ना। तो इस तरीके से ये जो भिन्न है इनको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए कि जो विधान परिषद है, दरअसल विधान परिषद एक स्थायी सदन है ना, उच्च सदन है, द्वितीय सदन है, कभी भंग नहीं हो सकता, है ना। अभी और इसके बारे में कभी बात करेंगे, इसका अलग से एक आर्टिकल है, कौन सा, आर्टिकल 171, उसमें विधान परिषद के बारे में और डिटेल से दे रखा है ना। तो ये तो केवल जो 169 है उसमें बताया गया है विधान परिषद का सृजन किस तरीके से होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर एक चीज़ यदि आप ऐड करना चाहो तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे देश में जितने भी स्टेट हैं, 28 राज्य हैं हमारे, तो ऐसा नहीं है कि हर राज्य में विधान परिषद भी है ना, नहीं है। कितने स्टेटों में, 6 स्टेटों में विधान परिषद है। कौन कौन से हैं, एक तो यूपी है, अच्छा बिहार है, इसके अलावा महाराष्ट्र है ना, कर्नाटक है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है ना। तो ये जो 6 स्टेट हैं, इन 6 स्टेटों में ही विधान परिषद है, बाकी सब में विधानसभा है ना। तो ये चीज़ भी आपको समझने की है, ये भी आपको समझने लायक है कि ये इन 6 स्टेटों में ही क्या है, विधान परिषद है। बाकी और विधान परिषद का किस तरीके से निर्माण होगा ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 170 के बारे में। आर्टिकल 170 170 के बारे में बात करते हैं, है ना। आर्टिकल 170 विधानसभा के बारे में बताता है ना। आर्टिकल 170 किसके बारे में, विधानसभा के बारे में बताता है। किसके, विधानसभा के बारे में बताता है। अब देखो आर्टिकल 170 विधानसभा के बारे में क्या जानते हो आप, कि भाई एक तो ये प्रथम सदन है ना, प्रथम सदन है, निम्न सदन है, इसको भंग किया जा सकता है ना। इसके अलावा इसमें जो मेंबर चुन के आते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं, जनता सीधा वोट डालती है। इसके जो सदस्य होते हैं उनको एमएलए के नाम से जानते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं। 5 साल का कार्यकाल होता है, उससे पहले भी इसको भंग किया जा सकता है ना। विधानसभा के बारे में ये सब चीज़ें जानते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद देखो आर्टिकल जो 71 है, 171 है, आर्टिकल 171 किसके बारे में, विधान परिषद के बारे में, है ना। विधान परिषद के बारे में कहता है। और ये विधान परिषद के बारे में क्या कहता है, ये कहता है कि भाई ये जो विधान परिषद है, एक तो द्वितीय सदन है, अच्छा उच्च सदन है
है ना, कभी भंग नहीं किया जा सकता है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। कार्यकाल 6 साल का होता है ना। इसके जो मेंबर होते हैं उनको MLC के नाम से जानते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। इसके बाद देखो आर्टिकल 172 है ना, इसको भी आप याद कर लीजिएगा साथ के साथ। आर्टिकल 172 में दरअसल ये जो विधान सदन की अवधि दे रखी है ना, सदन की अवधि सदन की अवधि मतलब क्या, जो विधानसभा है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसका कार्यकाल कितना 5 साल का होगा, लेकिन समय से पूर्व भी भंग की जा सकती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कितना 6 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन कभी भंग नहीं की जा सकती है ना, क्योंकि इसके जो सदस्य हैं 1 तिहाई वो 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। आर्टिकल 170, 171, 172। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 178, है ना, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है अपने। देखो आर्टिकल 178 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात करता है। कौन सा है आर्टिकल 178, किसके बारे में, अध्यक्ष, जो विधानसभा है उसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, है ना। इसका काम भी जस्ट लाइक वही होता है जिस प्रकार से लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के काम होते हैं। जो विधानसभा है उसी में से किन्हीं 2 को, एक को अध्यक्ष चुन लिया जाता है, एक को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 182 है ना, इसमें सभापति और उपसभापति के बारे में है ना, सभापति और उपसभापति के बारे में, है ना, सभापति और उपसभापति के बारे में। अब ये कहाँ के होंगे, ये विधान परिषद के होंगे ना। तो सभापति उपसभापति, जो विधान परिषद के जो मेंबर हैं उसी में से सभापति और उपसभापति चुना जाता है। डिफरेंस क्या है, देखो जो राज्यसभा होती है उसमें सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है ना। तो यानी कि जो वहाँ सभापति होता है वो राज्यसभा का मेंबर तो होता ही नहीं है दरअसल। यहाँ पर ये जो सभापति होता है ना, विधान परिषद का मेंबर होता है ना, ये कंपलसरी है। जो सभापति है उस सभापति किस आर्टिकल में बात की है, आर्टिकल 182 में बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 200 है ना, अब ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है। देखो आर्टिकल 200 में क्या बात कही गई है कि मान लीजिए कोई ऐसा विधेयक लेके आती है सरकार जिसको राज्यपाल को लगे कि यार इसको ना अपने को राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए, थोड़ा है ना केंद्र के महत्व का है या किसी भी कारणवश, है ना, तो उसको जो राज्यपाल है वो संरक्षित कर सकता है राष्ट्रपति के विचार के लिए। तो ये किस में बात कही गई है, आर्टिकल 200 में बात कही गई है ना, ये आप लिख सकते हो। और आर्टिकल इसी के लगे हाथ ये भी याद कर लीजिए 201। आर्टिकल 201 क्या कहता है कि जो विधेयक संरक्षित किया गया है राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा गया है, राष्ट्रपति चाहे तो उसको बोल भी सकता है कि भाई ठीक है तुम ये विधेयक पास कर दो, है ना, और हो सकता है मना भी कर सकते हैं ना। तो ये जो शक्ति है ये आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को या राष्ट्रपति को दे रखी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखो इसके बाद जो आर्टिकल है ना वो बजट से संबंधित है ना। अब देखो यहाँ पर यदि आप इनको और ज़्यादा रटोगे तो भूल जाओगे। इससे पहले मैंने जो चीज़ें बताई थी, है ना, जो हमने आर्टिकल 112 से लेकर, है ना, और 107 तक अपन ने बात की थी, जिसमें अपन, है ना, जो वार्षिक वित्तीय विवरण था, है ना, बजट था, प्राक्कलन था, विनियोग विधेयक था, है ना, अतिरिक्त अनुदान था, लेखानुदान था, वित्तीय आयोग था, उनके बारे में बात कर रहे थे। तो उसी प्रकार से वित्तीय आयोग ने वित्तीय विधेयक के बारे में बात कर रहे थे, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है आर्टिकल 202 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसी को अपन क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना, इसी को अपन बजट बोल देते हैं। आर्टिकल 203, आर्टिकल 203 किसके बारे में, प्राक्कलन के बारे में, प्राक्कलन के बारे में। प्राक्कलन क्या होता है, प्राक्कलन इट मीन्स क्या, ये होता है कि जो बजट जो बनाया है उसमें जो सरकार पैसा निकालेगी, है ना, तो उस पैसे को कहाँ कहाँ पर खर्च करेगी, तो इसका ड्राफ्ट बनाना होता है, तो वो प्राक्कलन में है और मैं इसको डिटेल से बता चुका हूँ, है ना। आर्टिकल 204 किसके बारे में, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक यानी कि जब संचित निधि से पैसा निकालना होता है तो उसके लिए सरकार पहले विनियोग विधेयक लेके आती है कि यार हमको संचित निधि से इतना पैसा निकालना है। आर्टिकल 205 में अतिरिक्त अनुदान की बात की गई है। अतिरिक्त अनुदान यानी कि जब पैसा यदि कम पड़ जाए, अतिरिक्त अनुदान, तो एक्स्ट्रा भी पैसा निकाल सकती है सरकार संचित निधि से। आर्टिकल 206 लेखानुदान के बारे में है, लेखानुदान के बारे में है। आर्टिकल 206 किसके बारे में, लेखानुदान के बारे में। लेखानुदान मतलब कि जो जब चुनावी वर्ष होता है तो उस समय जो सरकारी मशीनरी है उसको काम कराने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, स्वाभाविक सी बात, तो पैसा यहाँ से निकाला जाता है संचित निधि से, है ना। तो आर्टिकल 207 वित्तीय विधेयक के बारे में ना, वित्तीय विधेयक के बारे में, यानी कि जो पैसा संचित निधि से निकाला है उस पैसे को आपने कहाँ कहाँ पर खर्च किया उसका पूरा ब्यौरा देना होता है। ठीक है,
तो आर्टिकल ये अपन बात कर चुके हैं, आर्टिकल 207। और यदि इनको और डिटेल में जानना है ना, तो मैंने पिछला लेक्चर लिया था एक, जिसमें अपन ने जब सेंटर के जो अपन आर्टिकल 112 से लेकर 117 तक हमने बात की, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से बात की थी, है ना। वहाँ और ज़्यादा समझ सकते हो क्योंकि एक जैसी ही चीज़ें हैं। इसके बाद देखो आर्टिकल 213 है, और इस आर्टिकल 213 में राज्यपाल का अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश। और राज्यपाल का अध्यादेश किसके बारे में है ना, देखो जैसे राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है, मतलब कि जब संसद का या फिर कहें कि जो विधानसभा है, विधानमंडल है, उसका सत्र नहीं चल रहा और उस समय कोई ऐसा कानून बनाना पड़ जाए, तो उस समय क्या किया जाए, तो उस समय जो राज्यपाल होता है वो एक कानून बना देता है। कानून वो बाद में लागू भी हो जाता है, लेकिन उसको एक्चुअल में एक परमानेंट कानून बनाने के लिए उसे संसद से या फिर कहें कि जो विधानमंडल है उससे पारित कराना होता है। तो जो स्टेट वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो राज्यपाल है वो अध्यादेश लेके आएगा, उसको यदि आप जो विधानसभा है उसमें यदि आप पास करा लेते हो तो वो परमानेंट बन जाता है। यदि आप उसको नहीं कराते तो ये 6 माह के लिए ही वैलिड होता है, 6 माह तक ही ये चल सकता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो कानून होता है खुद ब खुद समाप्त हो जाता है ना। तो यदि आपको ऐसे परमानेंट कानून बनाना है तो उसके लिए इसे विधानसभा में पारित कराना होगा। ये किस में बात कही गई, आर्टिकल 212 अध्यादेश है ना। अब देखो आर्टिकल 212 के बाद अब यहाँ से स्टार्ट होता है कौन सा, हाई कोर्ट, है ना, जो उच्च न्यायालय है वो उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहीं से 214 है ना, आर्टिकल 214 किसके बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में बात करता है। किसके बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में बात करता है ना। अब भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में, है ना, वर्तमान में 25 है ना। अब देखो कुछ आपको फैक्ट याद कर लेने भाई, भारत का पहला जो हाई कोर्ट है कौन सा है, कलकत्ता हाई कोर्ट है। कौन सा है, कलकत्ता हाई कोर्ट है। सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है, जो इलाहाबाद वाला है, जो सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। इसके बाद नवीनतम यदि हाई कोर्ट की बात करें तो अमरावती जो हाई कोर्ट है वो नवीनतम हाई कोर्ट है ना। अब देखो आपके दिमाग में एक आनी चाहिए कि यार हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, तो यानी कि अभी वर्तमान में अपने 28 हाई कोर्ट हैं, 28 राज्य हैं, तो 28 हाई कोर्ट होने चाहिए। अब इसमें भी देखो 25 में से ना एक दिल्ली अपनी यूनियन टेरिटरी है, एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है ना, तो इन दो में भी हाई कोर्ट है। तो यानी कि स्टेटों में तो कितने हुए, 23 ही हुए। तो ऐसे कौन से 5 राज्य हैं जिनमें हाई कोर्ट नहीं है। तो देखो ये जो अपन 7 सिस्टर की बात करते हैं, जब नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, है ना, तो इसमें राज्य हैं, देखो एक अपना प्रमुख राज्य है कौन सा, असम, है ना, और असम का एक प्रमुख शहर है कौन सा, गुवाहाटी। और उस गुवाहाटी में ही असम का क्या है, प्रमुख एक उच्च न्यायालय है। अब इस गुवाहाटी से कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश का लिंक है ना, अरुणाचल प्रदेश का है, नागालैंड का है ना, मिजोरम का है, मणिपुर का है और त्रिपुरा का है ना। तो ये जो 5 स्टेट हैं ये किससे लिंक हैं, ये गुवाहाटी का जो उच्च न्यायालय है उसी से कनेक्टेड है। इनके लिए अलग से कोई ऐसा नहीं है कि भाई अलग से उच्च न्यायालय स्थापित किया हुआ हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि राज्यों में तो 33 ही हैं, 5 ये हो गए, 23 और 5 कितने हो गए, 28 हो गए। तो यानी 28 राज्य, और 28 में किन किन में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इनमें नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद करने की है। किस में आर्टिकल बात की गई है, आर्टिकल 214 में उच्च न्यायालय के बारे में बात की गई है ना। और देखो यदि मैं और इतिहास की बात करूँ तो 1861 में एक एक्ट आया था, उसके तहत ही कलकत्ता में, मद्रास में और मुंबई में हाईकोर्ट की स्थापना होती है। उसके बाद जो बम्बई का था और मद्रास का जो हाईकोर्ट था उसको कलकत्ता हाईकोर्ट के अधीन ही कर दिया गया है ना। तो ये भी चीज़ आपको याद रखने की है। उसके बाद 1935 में हाईकोर्ट, 35 का जो एक्ट आता है ना उसमें फिर हाईकोर्टों की स्थापना होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो एक प्रमुख आर्टिकल है कौन सा, आर्टिकल 226। और आर्टिकल 226 दरअसल रिट जारी करने के मामले में है ना, यानी कि जो हाईकोर्ट है वह रिट जारी कर सकता है। अब देखो मैंने जब आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था और मैंने जब आपको मौलिक अधिकार पढ़ा रहा था तो मैंने आर्टिकल 32 बताया, और आर्टिकल 32 में मैंने बताया कि जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट जारी करती है ना, 5 प्रकार की रिट जारी करती है ना। ये उस समय मैंने बात बताई थी। अब जो हाई कोर्ट है वह भी अपनी रिट जारी कर सकती है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हो, है ना, और जो हाई कोर्ट है वो रिट जारी करेगी। उसके लिए आर्टिकल 226 में प्रावधान है ना। देखो एक तो मौलिक अधिकार हो गए, है ना, और एक कानूनी अधिकार हो गए। कौन से, कानूनी अधिकार हो गए, है ना, कानूनी अधिकार हो गए। तो आर्टिकल 226 में ये कहा गया है कि मौलिक अधिकार हों चाहे कानूनी अधिकार हों, यदि इन दोनों का ही हनन हो रहा है
तो आप सीधे हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। लेकिन आर्टिकल 32 क्या कहता है कि यदि आपके केवल मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। यहीं पर एक चीज पेच फंस जाता है, क्या कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको थोड़ी पावर कम है लेकिन हाई कोर्ट को ज़्यादा है, क्योंकि ये कानूनी अधिकारों पर ही सुनवाई कर सकता है, यहाँ भी रिट लगा सकता है, लेकिन ये कानूनी अधिकारों पर रिट नहीं लगा सकते हैं ना आर्टिकल 32 के अनुसार। तो एक बार बहुत बार क्वेश्चन भी आता है कि ऐसी कौन सी पावर है जिसमें हाई कोर्ट है वो ज़्यादा भारी पड़ता है किस पर, सुप्रीम कोर्ट पर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है ना। इसके बाद देखो एक और चीज़ आपको याद रखनी है, कॉन्सेप्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL है ना, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में जनहित याचिका। क्या बोलते हैं? जनहित याचिका। जनहित याचिका। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है पहले अमेरिका में आया लेकिन बाद में भारत ने अपनाया इसको। देखो जनहित याचिका में क्या था, मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा है जो जनता से संबंधित है तो उसकी भी सीधी सुनवाई जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, बशर्ते आप यदि देखो कोई बंदा है वो गया भाई केस को लेकर कि भाई देखो ये जो मुद्दा है ये जनता से संबंधित है तो आप इस पर सुनवाई कीजिए। अब उसके पहले क्या है कि जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वो 1 लाख की उससे सिक्योरिटी मनी जमा कराता है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो व्यक्ति होता है ना वो अपने निजी स्वार्थ के लिए भी, व्यक्तिगत हितों के लिए भी PIL लगा सकता है। तो ऐसी यदि कंडीशन मिली ऐसे में तो जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, वो क्या है उसकी जो राशि है सिक्योरिटी मनी है उसको जब्त कर सकता है। तो इसलिए जो जनहित याचिका यदि भाई उससे जनता से संबंधित कोई मुद्दा है तो वहाँ पर जो लोग हैं वो PIL दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में, है ना। तो ये आर्टिकल 226 है जिसके बारे में आपको जानना है। उसके बाद देखो आर्टिकल 233 कौन सा है, आर्टिकल 233 क्या नाम है, आर्टिकल 233। और आर्टिकल 233 दरअसल निचली अदालतों की बात करता है, किसी निचली अदालतों की बात करता है, निचली अदालतों की बात करता है। अब निचली अदालत देखो 2 प्रकार की अदालतें होती हैं, है ना। कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है सिविल कोर्ट, कौन सी होती है, सिविल कोर्ट होती है, एक तो सिविल कोर्ट होती है ना। और एक होती है सेशन कोर्ट, क्या होती है, सेशन कोर्ट, है ना, सेशन कोर्ट, है ना। अब देखो ये सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट का मतलब क्या है। सिविल कोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यवहार न्यायालय। क्या बोलते हैं, व्यवहार न्यायालय। क्या बोलते हैं, व्यवहार न्यायालय। और जो सेशन कोर्ट है उसको क्या बोलते हैं, सत्र न्यायालय। क्या बोलते हैं, सत्र न्यायालय। क्या बोलते हैं, सत्र न्यायालय, है ना। अब ये जो व्यवहार न्यायालय होते हैं इसमें किस किस की सुनवाई होती है, देखो जितने भी दीवानी मामले होते हैं, दीवानी मतलब कि आपके भाई जैसे मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, तलाकवाद संबंधित हो गया, है ना, घर परिवार में लड़ाई हो गई, लट्ठ बज गए, जमीन संबंधी विवाद, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस में, व्यवहार न्यायालय में आती हैं, है ना। जो सिविल कोर्ट होता है उसी में सुनी जाती हैं। सेशन कोर्ट में क्या, फौजदारी मामले हो गए, भाई लड़ाई झगड़ा हो गया, मूड फूट गए, है ना, और जैसे कि चोरी डकैती मामले जितने भी हैं ये किस में है, ये सेशन कोर्ट में, है ना, जो सत्र न्यायालय है उसमें है। अब देखो जो डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होता है उसमें जो सबसे बड़ा होता है कौन सा होता है, DJ होता है ना, डिस्ट्रिक्ट जज होता है। उसके नीचे ADG होता है, ADG होता है। अब देखो कौन सा जज इस सिविल कोर्ट में बैठेगा और कौन सा सेशन कोर्ट में बैठेगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि उसको किस उस कोर्ट की जिम्मेदारी दी गई है ना। तो ये चीज़ आपको समझने की है, ये निचली अदालतों का कॉन्सेप्ट दे रखा है किसमें, आर्टिकल 233 में, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ आपको समझ में आनी है। देखो यहाँ तक अपना क्या ख़त्म हो जाता है जो अपना राज्य सरकार से संबंधित है, जिसमें राज्य सरकार के बारे में पढ़ते हैं और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब जो भाग 6 है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद भाग 7 है ना, और भाग 7 है उसको अपने निरस्त कर दिया है। क्यों निरस्त कर दिया, ऐसा क्या था इसमें, देखो जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय देश में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से स्टेटों को बांटा गया था, है ना। भाग जो कैटेगरी लिस्ट A, लिस्ट B, लिस्ट C, इस तरीके से 4 लिस्टों में बांटा था। तो उसमें भी ऐसे कि भाई जिन पर ब्रिटिशों ने अपना अधिकार किया, डायरेक्ट शासन किया, उनको लिस्ट A में रख दिया। जिन पर राजा महाराजाओं का शासन था लिस्ट B में रख दिया। जो यूनियन टेरिटरी थी उनको लिस्ट C में रख दिया। इस तरीके से लिस्ट बनाई हुई थी। लेकिन बाद में क्या है कि जब इस तरीके का क्लासिफिकेशन है ही नहीं हमारे देश में तो फिर लिस्ट A, लिस्ट B, लिस्ट C का क्या करेंगे, तो ये समाप्त कर दिए गए। तो यानी कि जो भाग 7 है उसको पूरे तरीके से समाप्त कर दिया है। अब अगला जो लेक्चर होगा उसमें अपन भाग 8 से अपन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये चीज़ आपको समझने की है। जितनी भी मैंने चीज़ें बताई आज, जो राज्य सरकार है और जो हाई कोर्ट है इसके बारे में मैंने बताया, तो आई थिंक ये छोटा सा जितने भी अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उसके बारे में अपने बात कर चुके हैं, है ना। तो आई थिंक ये छोटा सा प्रयास आपके समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।